क्या 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 दोबारा बोलिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है। ये गलत क्वेश्चन है। क्यों? वो बढ़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। कैसे? आपको ये देखना होगा कि एसिड क्या है। एसिड वो है जो H प्लस छोड़ दे। बिल्कुल जीरो से सुनिए, एसिड वो है जो H प्लस दे दे। जितना मजे से H प्लस दे दे उतना अच्छा एसिड है। हाँ जी, तो मजे से कौन देगा H प्लस? मजे से वो देगा H प्लस जिसको H प्लस देने के बाद जब कॉन्जुगेट बेस बने, वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां था आपके पास मेलोनिक एसिड, सॉरी मेलिक एसिड, है ना। और मेलिक एसिड ने जब H प्लस दिया है, क्षमा चाहता हूं, मेलोनिक नहीं मेलिक है ना, मेलोनिक तो दूसरा ही है, वो प्रोपेन डायोइक एसिड है ना। तो ये मेलिक एसिड है, जब इसने H प्लस दिया तो आप देखें मेलिक बाबू ने H प्लस देने पहले इसमें थोड़ी बहुत इंट्रामोलिकुलर, यहां पे देखिए कि इसमें थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। हाँ हाँ, थोड़ी तो हो रही थी। और जब H प्लस दे दिया, अब क्या है, अब H प्लस देने के बाद आप तमाशा देखें तो यहां इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, अगर यहां इस तरह से दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि जो हल्की हल्की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिएक्टेंट में वो काफी स्ट्रांग हो गई है। प्रोडक्ट में H प्लस के लॉस के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी बेटर हो गई है, और इससे जो कॉन्जुगेट बेस है, जो कॉन्जुगेट बेस बना है, मेलेट आयन बना है, जो भी है, वो ज्यादा स्टेबल हो गया है। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो गया H बॉन्डिंग के कारण, तो मजे से H प्लस दे देगा। जी हाँ, मजे से H प्लस दे देगा। फ्यूमेरिक में क्या सीन है? फ्यूमेरिक में दोनों उल्टे हैं। उल्टे हैं, एक का H प्लस निकल गया, जाए दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है। अगर मतलब ही नहीं है, ठीक है जैसा है ना, अच्छा है ना बुरा है, लेकिन मेलिक में तो अच्छा हो गया। तो क्या मेलिक मजे से H प्लस देगा? फ्यूमेरिक मेलिक ज्यादा मजे से पहला H प्लस दे देगा। अच्छा, तो आप कहोगे प्लीज नोट, दो दो H प्लस दे सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो Ka1 ऑफ मेलिक is more than Ka1 of fumaric, ऐसा हो जाए। अच्छा, ठीक है। अब ये तो हो गया किसका? मेलिक और फ्यूमेरिक का Ka1 का मामला। एक मजे की बात और बताएं, आप देखिए जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो Ka1, यहां पे pKa की बात हो रही है। Ka ज्यादा है तो pKa कम होगी, जिसकी pKa कम होगी वो ज्यादा एसिडिक है। भूल मत जाना इस बात को। अच्छी बात है। तो समझ गए हम, क्या समझे? हम समझ गए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? इस केस में बढ़ रही थी, ऐसे रटो मत, है ना, इस चीज को समझो ध्यान से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ घट भी सकती है। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो बढ़ाई थी आपने, इस केस में बढ़ गई थी। हाँ जी, लेकिन ध्यान रखना, अब जरा दूसरा H प्लस निकाल के देखो क्या होता है। दूसरा H प्लस निकालना मतलब जैसे फ्यूमेरिक है, अगर फ्यूमेरिक एसिड है तो आपस में इनका कोई संबंध है नहीं है, तो आपने कहा दूसरा H प्लस देंगे, दे दे, दे दिया, ठीक है। कुछ Ka2 आ गया फ्यूमेरिक का, फाइन। अब जरा मेलिक एसिड के दर्शन कीजिए। मेलिक एसिड में आप देखेंगे ऐसा है, COOH और COO माइनस, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओ माय गॉड, तो अगर एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो आप ये देखें, ये है एक H प्लस देने के बाद जो सीन आया वो ये है, और अब हम दूसरा H प्लस निकालना चाह रहे हैं। अगर दूसरा H प्लस निकालेंगे, तो एक बार बना के देखिए क्या बनेगा। COO माइनस, COO माइनस। क्या इन ग्रुप में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? नहीं। तो यहां तो रिएक्टेंट में एक बड़ा मस्त हाइड्रोजन बॉन्ड था, जी हाँ, और प्रोडक्ट में आपने तोड़ दिया। हाँ, तो अच्छा किया, बुरा किया। तो अब देखो लॉजिक क्या था, यदि प्रोडक्ट मजे से बन जाए, यदि कॉन्जुगेट बेस मजे से बन जाए तो H प्लस सुख से निकल जाएगा। पर यहां तो दिक्कत हो रही है। यहां तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, माइनस चार्ज के साथ बढ़िया वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इसकी, और प्रोडक्ट में आपने उसे तोड़ दिया। तोड़ दिया तो बुरा किया ना। अच्छा, तो तो अब अगला H प्लस निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अच्छा, अगर अगला H प्लस निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत साफ है,
इसका मतलब है कि अगला H+ आराम से नहीं जाएगा, तो Ka2 of malic acid will be less than Ka2 of fumaric. फ्यूमेरिक में तो कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं, उसने कहा जाता है जा, अपने क्या फर्क पड़ता है। मिलेगा ना ना मत जाओ हमारी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मत जाना प्लीज H+। तो दैट्स डिफिकल्ट, दैट्स ऑब्वियस, इट्स मोर डिफिकल्ट, राइट। तो इस वजह से आप देखेंगे कि सेकंड डिसोसिएशन की टेंडेंसी मेलिक की कम हो जाएगी। तो वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फर्स्ट डिसोसिएशन में मेलिक को ज्यादा स्ट्रांग बना रही थी फ्यूमेरिक से, सेकंड डिसोसिएशन में मेलिक को वीक बना देगी फ्यूमेरिक से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, डिपेंड करता है। यदि कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग बेहतर हो गई तो H बॉन्डिंग के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और यदि कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई या उजड़ गई तो H बॉन्डिंग के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। आप समझे? अच्छी बात है। ठीक तो लग रहा है, पर एक एग्जांपल और दे दूं। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, प्यारा एग्जांपल आप देखिए। मान लीजिए आपके पास है ये, क्या है ये, कैटिकॉल, कैडिचॉल, कैडिकॉल जो भी कहते हैं, है ना। और दूसरी तरफ है ये भाई साहब, कौन है, क्विनॉल। अगर एक H+ देना हो, अगर पहली बात तो क्या H बॉन्डिंग थोड़ी बहुत है, इंट्रामोलिकुलर जरा सी है, क्यों, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, थोड़ी तो होगी, कोई रोक नहीं सकता उससे। हमने कहा दे दे H+, दे देते हैं जी। और जैसे ही H+ दिए, क्या आपने देखा कि यहाँ माइनस चार्ज आ गया, -1, हाँ थोड़ा बहुत रिंग में जाएगा तो भी ठीक ठाक माइनस है। तो अब क्या इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी? अरे पागलों की तरह बढ़ जाएगी। अच्छा, तो बहुत मजे से H+ दे देगा। जी हाँ। तो यहां पर अच्छा उल्टे क्विनॉल में देखिए, इसने कहा हम H+ देना चाहते हैं, या दे दे, हमने क्या करना, दूसरे हाइड्रोजन को कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, फिर तो इसका मतलब यह हुआ कि Ka1 of catechol is more than Ka1 of quinol। क्यों? पहला H+ दे रहा है तो मजे से छूट गया, H बॉन्डिंग अच्छी हो गई। हाँ, तो वैसे एग्जांपल है, ये सारे वैसे ही हैं, नमूने अलग अलग दिखते हैं बट चीज तो वही है। अच्छा, और दूसरा, अब दूसरा H+ निकालते हैं। इसी में आप कहेंगे बेटा दूसरा H+ दे दे। अगर दूसरा H+ देंगे तो आप देखो शानदार वाली H बॉन्डिंग थी, खत्म हो जाएगी, बहुत तकलीफ होगी, दुख होगा। तो ये जो Ka2 है कैटिकॉल का, वो काफी कम हो जाएगा Ka2 ऑफ क्विनॉल से। क्यों? क्योंकि अब इसको अगर दूसरा H+ देना पड़ा, ठीक है, दे देगा, क्यों, कोई H बॉन्डिंग वाला लफड़ा तो है नहीं, इधर है, इसलिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। दिस इज हाउ यू टॉक अबाउट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या असर पड़ता है एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पर, राइट। इतनी बातें कर रहे हैं, एक बार ऑर्थो इफेक्ट भी देख लें। हाँ हाँ, देखा था ना हमने, एक ऑर्थो इफेक्ट देखा था तुमने एनालीन्स का, क्या था याद दिलाओ, मैं रिवाइज कर देता हूं। ऑर्थो पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो एनिलीन में ऑर्थो पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, आप ये देखोगे कि इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑलवेज बिकम्स पुअरर। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर पुअरर बेसिस देन एनिलीन इटसेल्फ जनरली, irrespective of कि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अच्छा, यही ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल्स में भी लगता है ना, पिरिडीन्स में लगता है ना, और ये बेंजोइक एसिड्स में लगता है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर ऑलवेज 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 बेटर एसिड्स एज कंपेयर्ड टू अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्या 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 क्या? इसका मतलब है अगर मेरे पास है बेंजोइक एसिड, हाँ है तो, और अगर ऐसे ही मैं दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, कोई भी कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, वी डोंट केयर, क्या पाऊंगा मैं? आप ये पाओगे कि दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, वो हमेशा एक बेहतर एसिड होगा। क्यों होगा? आप देख लीजिए, ऐसा ही है।
अच्छा बस दिस इज द वे इट इज, राइट। चलिए, रीजन क्या है? रीजन कई दिए जाते हैं, पता है आपको कौन से? अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई है, ध्यान रखिएगा, ऑर्थो बेटा पैरा कहीं भी हो, इंडक्टिव तो हमेशा होता है। हाँ, ऑर्थो पर तो मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होती है जो पैरा पर भी है, जी हाँ। लेकिन ऑर्थो पोजीशन में तीन और चीजें होती हैं, कौन सी? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ग्रुप टक्कर मार के सीओएच को घुमा देते हैं, अच्छा, उससे भी वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फर्क पड़ जाता है, उससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ कई बार बढ़ जाती है। अच्छा, सॉल्वेशन का फर्क पड़ जाता है, सॉल्वेशन इफेक्ट्स के कारण भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, ये तीनों चीजें मेटा या पैरा पे देखने में नहीं आती, सिर्फ ऑर्थो पर ही आती है। सच तो यह है कि इनमें से तीनों के कारण, किसी के कारण बढ़ सकती थी एसिडिक स्ट्रेंथ, किसी के कारण घट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। जैसे हमने एच बॉन्डिंग लिखा था, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, सॉल्वेशन बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, एनीथिंग वाज पॉसिबल इन प्रिंसिपल। लेकिन जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हैं, जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स हैं, अगर सबको वैज्ञानिकों ने लगा के देखा, रख के देखा, तो उन्होंने पाया कि एक आध एक्सेप्शंस छोड़ दें तो लगभग हर केस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ ही जाती है अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के मुकाबले। कैसा भी ग्रुप हो, रिलीजिंग और विथड्रॉइंग और बॉन्डिंग करे, नेकेड सॉल्वेशन हो, डजंट मैटर, कोई भी ग्रुप हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, एक जगह ऊपर नीचे होती है ना, more acidic as compared to unsubstituted benzoic acid, and this fact is memorized by two words, ortho effect, that's it। अच्छा, अगर ग्रुप बड़ा हुआ और SIR हो गया तो क्या होगा? तो COOH को प्लेन से बाहर कर देगा, COH को प्लेन से बाहर कर देगा तो उससे क्या होगा? प्लीज नोट, बेंजीन रिंग एक प्लस M इफेक्ट भी लगाता है किस पर? COH पर। कैसे? आप देखो ना, ये यहां से लगा रहा है इस तरीके से, तो बेंजीन उसको इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा था, जी हाँ, प्लस M बंद हो गया, बिल्कुल, और माइनस I बाकी है, बिल्कुल, तो उससे क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ ही जाएगी ना, राइट। दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स फॉर इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, नॉट द ओनली वन, पर एक कंट्रीब्यूटर तो ये फैक्टर है ही, राइट। ये क्या बोल दिया, हमें समझ में नहीं आया, दोबारा सुन लो। हमने कहा कि बेंजीन रिंग क्या करता है? बेंजीन रिंग प्लस M इफेक्ट लगाता है, जी हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं या घटाते हैं? तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। और अगर वो घूम गया, अगर उसने प्लस M बंद कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं रह गया, तो वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा था अब वो घटा नहीं पाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये कह रहे थे हम, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे आप? चलो करो। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, ओ माय गॉड, मेरे पास नाइट्रो है ऑर्थो मेटा पैरा पर और अनसब्स्टिट्यूटेड है। नाइट्रो ग्रुप, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो एक बात की तो गारंटी है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं भी रहे बढ़ा तो देगा ही। तो अनसब्स्टिट्यूटेड एसिड जिसमें नाइट्रो नहीं लगा है वो पुअरेस्ट एसिड है, हाँ जी। और नाइट्रो का सबसे ज्यादा मजा कहाँ आएगा? ऑर्थो पैरा या मेटा पर? ऑर्थो पैरा पे ज्यादा आएगा, मेटा में कम आएगा, क्योंकि मेटा में माइनस M तो होगा नहीं। तो नाइट्रो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो जरूर, पर वो सबसे ज्यादा कहां बढ़ाएगा? नाइट्रो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ाएगा ऑर्थो या पैरा पर, मेटा पर असर कम पड़ेगा, इसलिए मेटा आ गया यहां पे। ऑर्थो और पैरा में माइनस M एक जैसा है, करीब चला जाएगा ऑर्थो पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मजा है, हाँ जी, माइनस I अच्छा हो गया, हाँ जी, तो ऑर्थो इफेक्ट, हाँ जी। इन जनरल ऑर्थो वाला ज्यादा है पैरा से, मोस्टली बेंजोइक एसिड्स में, फिनॉल्स में नहीं, बेंजोइक एसिड्स में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगला देखें, बिल्कुल, देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, एसिडिटी का ऑर्डर क्या है देखते हैं। ओ माय गॉड, दो तरफ OH लगा दिए, फिर OH लगा दिया। देखो, ऑर्थो पे इन जनरल वैसे अनसब्स्टिट्यूटेड से तो ज्यादा होता ही है। एक चीज और बता दूं आपको, मेटा और पैरा से भी ऑर्थो वाला ज्यादा ही हो जाता है। अच्छा, तो दोनों तरफ के ऑर्थो, अरे वाह, मिकी माउस के दोनों कान, बिल्कुल, तो ए मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, जी हाँ। फिर एक ऑर्थो तो C होगा, फिर
ये तो क्या है, ऑर्थो इफेक्ट के चलते एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो करना है आप मान लीजिए, पर हाँ ये तो बढ़ा देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बी और डी में क्या सीन है? वेल इसके बाद आप बी को गिन सकते हैं। क्यों? मेटा पर है, तो मेटा पर होने से माइनस आई है और प्लस एम तो खत्म हो गया उसका। क्यों? मेटा पे तो डायरेक्ट कोई असर पड़ता नहीं, पैरा पे ओ माय गॉड, पैरा पे टिक टड़क टिक टिक टड़क टिक टिक, इधर सीओओ में ऐसे कर देगा। हाँ। तो प्लस एम से एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा ओएच, सबसे पुअर होगा डी। ए सी बी डी, ये है ऑर्डर, ए सी बी डी, डी डी इज द आंसर। सुंदर प्रश्न था, देखिए, राइट। चलिए, इतना सब पढ़ लिया, तब एक बार रिएक्शन की फिजिबिलिटी देखने का मन कर रहा है। फिजिबिलिटी क्या है, देखिए मेरे साथ। Stronger acid and a stronger base react to give you a weaker acid and a weaker base. What? आयनिक इक्विलिब्रियम से एक रिजल्ट था जो हम यहाँ कोट कर रहे हैं। क्या 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 कर रहे हो? A stronger acid and a stronger base react to give you a weaker acid and a weaker base। या एक, अगर आपको ये पुराना आयनिक वायनिक के शब्दों से डर लग रहा हो तो छोड़िए इन सबको, मैं आपको 2 मिनट लगेंगे, डिराइव करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई एसिड है, कौन सा एसिड है? HA, हाँ जी, और वो दे रहा है, मान लो बेस से रिएक्ट कर रहा है, या HA डिसोसिएट कर रहा है, आप तो ऐसे कहो, कर सकते हैं। हाँ, HA दे रहा है H प्लस प्लस A माइनस, ये है Ka1, और एक एसिड HB है, वो दे रहा है H प्लस प्लस B माइनस, ये है Ka2। तो क्या मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं? क्यों? मेरा मन कर रहा है, कर दूं। सब्ट्रैक्ट किया तो H प्लस कट गए, HA माइनस HB, माइनस मतलब उधर चला जाना, तो गिविंग यू HB प्लस A माइनस, और ये B माइनस इधर आ गया ऐसे, और K कितना हो जाएगा? Ka1 अपॉन Ka2। 1 या 2 से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो Kaa अपॉन Kab कर देते हैं, ताकि HHB याद रह जाए। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या लिख दिया आपने? ये एक बहुत सुंदर चीज लिखी है, ध्यान से देखना मेरी, बहुत 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 ही अच्छी बात बोले वालों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या? एक एसिड है, वीक एसिड है HA, ठीक है, और B माइनस क्या है? सॉल्ट है। तुम चाहो तो Na प्लस भी जोड़ सकते हो। एक एसिड है HA, वीक या स्ट्रॉन्ग कुछ भी हो सकता था, मैंने वीक बोल दिया, बट इट कुड बी एनी एसिड फॉर दैट मैटर, है ना? और HA के साथ है B माइनस, ये है सॉल्ट, एसिड, और ये है सॉल्ट, और दे रहा है HB, ये दूसरा एसिड है, और ये है सॉल्ट। दोनों तरफ ये सोडियम का साथ गया, तो कुछ भी लगा दे यार, कूड़ा है वो, सोडियम कोई मतलब नहीं है, मैं तो सॉल्ट की फील आ जाए इसलिए सोडियम लगा दिया साथ में, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आप जो चाहे लगा देते, कोई रोक नहीं रहता आपको, वो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, उसका होना ना होना बराबर है। आपको बस सॉल्ट की फीलिंग देने के लिए मैंने सोडियम लगा दिया और कुछ नहीं। एक एसिड है HB, मेरी बात बहुत अच्छे से सुना, ध्यान से एकदम अलर्ट होकर। एक एसिड है HB, उसने बनाया था सॉल्ट B माइनस, ठीक है, हर एसिड का सपना होता है कि वो सॉल्ट बनाए। अच्छा, इसने सॉल्ट बना लिया B माइनस, और तब एकदम से आ गए दूसरे एसिड महाराज HA। HA ने कहा मैं ज्यादा तगड़ा एसिड हूं। अच्छा, तो तूने कैसे सॉल्ट बना लिया मेरे रहते, निकल बाहर। क्या? जी हाँ। तो क्या अगर कोई स्ट्रॉन्गर एसिड आ गया HA और किसी सॉल्ट से रिएक्ट कर गया वो, तो वो क्या करेगा? वो इसे H प्लस खिला देगा, और आप पाएंगे वीकर एसिड HB को बाहर करके वो खुद सॉल्ट बना लेगा। अ स्ट्रॉन्गर एसिड कैन displace a weaker acid and it will form a salt itself if reacted with the salt of a weaker acid। कोई वीक एसिड था HB या वीकर एसिड था HB, उसने पहले से ही सॉल्ट बना रखा था, राजा बना हुआ था कि हम तो B माइनस बना के बैठ गए, और स्ट्रॉन्गर एसिड HA आ गया, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसकी H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो H प्लस खिला देगा और HB बन जाएगा, और यहाँ A माइनस अपना समूह लेकर रह जाएगा। बस ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, जी हाँ, ऐसे ही होगा।
सबूत क्या है, सबूत देते हैं आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए, अगर HA ज्यादा अच्छा एसिड है, इफ HA is stronger than HB, तो Ka of A is more than Ka of B, तो दिस इज मोर देन 1। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रहेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा अधिकांश ये फॉरवर्ड चला जाएगा। थोड़ा तो बैकवर्ड की टेंडेंसी हमेशा रहती है, मना नहीं कर सकते, लगभग फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सब क्यों बता रहे हो? ये बता रहे हो, अ स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस द वीकर एसिड फ्रॉम द सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो लल्लू को बाहर करके खुद सॉल्ट बना लेगा, ये कंसेप्ट था। अच्छा, तो वो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड कैसे देखेंगे? अब देखा बताता हूं आपको। मान लो कोई भी है, जैसे मैंने HAHP लिया था, यहाँ X और Y लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। HY एक एसिड है, अगर दोनों तरफ की रिएक्शन देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक भूल जाओ एक क्षण के लिए, ये एसिड था फॉरवर्ड में, और X माइनस एक बेस था। बैकवर्ड के लिए Y माइनस एक बेस है और HX एक एसिड है। फॉरवर्ड में भी एसिड बेस है, बैकवर्ड में भी एसिड बेस है। किस तरफ जाएगा रिएक्शन? जो ज्यादा दमदार होगा धकेल देगा। फॉरवर्ड के ज्यादा दमदार है एसिड बेस, फॉरवर्ड धकेल देंगे, बैकवर्ड के ज्यादा दमदार है, बैकवर्ड धकेल देंगे। बहुत ही आसान। अच्छा, बात तो सही है आपकी। तो अगर HY स्ट्रॉन्गर एसिड है HX से, तो फॉरवर्ड धकेल देगा। अगर HX स्ट्रॉन्गर है HY से, तो बैकवर्ड धकेल देगा। इतनी ही है फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। जो ज्यादा दमदार है वो रिएक्ट कर जाएगा, और जो लल्लू है वो बच जाएगा। That's it. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, प्रेडिक्ट द फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस। मान लीजिए हमने कहा बताइए कौन सा रिएक्शन होगा। क्या सोडियम एसिटेट में अगर हम मिथाइल सल्फोनिक एसिड डालेंगे तो एसिडिक एसिड और मिथाइल सल्फोनेट आयन बना देगा? हैं मत करिए। देखिए, आप देखिए फॉरवर्ड में पहले तो लिख लीजिए बेस है और ये एसिड, और बैकवर्ड यदि होता रिएक्शन तो ये था एसिड और ये था बेस। कंपेयर कर सकते हैं, ज्यादा एसिडों में दोनों एसिड्स में तुलना कर लीजिए कौन सा अच्छा है, तो भी आप पता लगा लेंगे। दोनों बेसिस में से तुलना कर लीजिए तो भी पता लगा लेंगे। कोई भी एक सेट ले लीजिए, फॉरवर्ड एसिड बैकवर्ड एसिड। फॉरवर्ड में है सल्फोनिक एसिड, बैकवर्ड में है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन था ज्यादा अच्छा एसिड, सल्फोनिक या कार्बोक्सिलिक? यार सल्फोनिक एसिड ज्यादा अच्छे थे। अच्छा, तो मुझे पता लग गया कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। हाँ जी, तो एक चीज और बता सकते हो, जस्ट 3 आइटम है, एक एसिड पता लगा लिया, तो दूसरा बेस ऑटोमेटिक तुम्हें पता लग गया। मतलब इसका मतलब है CH3COO माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये कहां लिखा है? ये मैं बता रहा हूं कि आप अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो बेस भी स्ट्रॉन्गर होगा। किसके मुकाबले? CH3SOO माइनस के मुकाबले। अच्छा, और रिएक्शन पूरा का पूरा फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर है वो रिएक्ट कर जाएंगे। इस तरह से 3 आइटम, एसिड्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, दूसरा बेसिस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और तीसरा रिएक्शन फॉरवर्ड है बैकवर्ड। ये 3 चीजें हैं एट स्टेक। अगर एक भी आपने पता लगा ली तो उसके आधार पर बची हुई 2 आप डिक्लेयर कर सकते हो। मैं ये बता रहा हूं आप, अगर आपने दोनों एसिड्स में पहचान लिया ज्यादा अच्छा कौन है, तो जिस तरफ ज्यादा अच्छा एसिड है वो रिएक्ट कर जाएगा, और उसके साथ जो बेस है वो दूसरे तरफ वाले बेस से ज्यादा अच्छा ही होगा। ये पक्का है, ये गारंटीड है। ये एसिड बेस की थ्योरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, नीचे देखो क्या है, नीचे देखते हैं। एक एग्जांपल और लो तो हमें समझ में आएगा। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि 2-4 एग्जांपल में धीरे धीरे बात खत्म हो जाती है। एक एग्जांपल और देखिए, सोडियम एसिटेट है और फिनॉल है, वो रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड और एसिटिक एसिड। वो कितना प्यारा है ये, वी आर इमोशनल। हाँ, जो भी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, सोडियम एसिटेट और फिनॉल दे रहे हैं, फिनॉक्साइड आए हैं, सोडियम फिनॉक्साइड और एसिटिक एसिड। इसमें ये बेस है, हाँ, और ये एसिड। बैकवर्ड में ये बेस है और ये एसिड। तो ये एसिड और बेस आपको पहली बार तो लिख लेने चाहिए, और जिसमें आपको कंफर्टेबल ज्यादा हो। जैसे बेस, हमने तो बेसिसिटी ऑर्डर बड़े अच्छे से याद किया था, तो बेस ले लीजिए। आपके पास है CH3COO माइनस, एक बेस है, और बैकवर्ड में बेस है
PHO माइनस। किसकी बेसिसिटी ज्यादा है? ध्यान आता है? हाँ, इसकी ज्यादा है। क्यों? बेसिसिटी ऑर्डर लर्न किया था हमने। यहां तो माइनस हाफ चार्ज हो गया ऑक्सीजन पर, और PHO माइनस में O पे ही माइनस था, थोड़ा बहुत कार्बन पर चला भी गया, पर इतना थोड़ा जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। ये अपने को बेसिसिटी ऑर्डर से हमने पता लगा लिया, तो तुरंत हम कह सकते हैं कि इसके साथ जो एसिड है ये भी स्ट्रॉन्गर ही होगा, और ये धकेल देंगे रिएक्शन को बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा। तो क्या ये फीजिबल है? जैसे लिखा है फॉरवर्ड, ये फीजिबल नहीं है, ऊपर वाला है। अच्छा, ऐसे करते हैं? जी हाँ, ऐसे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, आसान है, शानदार। इसका एक एप्लीकेशन और देखिए, कई बार ऑर्गेनिक में एक टेस्ट आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? वो एसिड्स जो स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 हैं, वो, क्योंकि अगर NaHCO3 से कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है Ha, क्या बनाएगा? Na और बनाएगा H2CO3, और H2CO3 डिकम्पोज कर जाता है किसमें? H2O प्लस CO2 में। वो डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस CO2 में। तो उससे क्या मिलेगा? बुलबुले निकलेंगे किसके? CO2 के, ऑफ कोर्स। तो फॉरवर्ड में ये बेस है और ये एसिड, बैकवर्ड में ये बेस है और ये एसिड। तो अगर फॉरवर्ड फेंकना है, अगर CO2 निकलवानी है तो फॉरवर्ड जाना होगा। फॉरवर्ड जाना है, इसका मतलब जो एसिड है इट शुड बी स्ट्रॉन्गर देन H2CO3। जो H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो धकेल पाएगा इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वही सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 निकलवा पाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आती है। तो कौन कौन कर सकता है, आइए देखते हैं। नाउ H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन कौन से हैं? वेल, अगर आप देखें, कई सारे प्यारे प्यारे हैं हमारे पास। HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड। इनफैक्ट जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो तो लगभग सारे ही सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 निकलवा देते हैं। एक आध छोड़ दो तो, बहुत जो कि जल्दी आते नहीं तो उनको एसिड नहीं मानता कोई। जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो तो मजे से CO2 निकलवाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स भी ऐसा करते हैं, हाँ। सल्फोनिक एसिड्स बड़े प्यारे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स में सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक हैं, या फिर डाइनाइट्रो और ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स। फिनॉल्स में इतना दम नहीं है, पर अगर दो दो NO2 लग गए और या तीन तीन लग गए, अरे माशाल्लाह, फिर तो क्या कहना। और तब आप पाएंगे कि वो निकलवा सकते हैं CO2 किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से। अच्छी बात। और भी कोई है? नाइट्रोफिनॉल, प्लीज नोट, फिनॉल इतना दमदार नहीं होती कि वो CO2 निकलवा सके, है ना। लेकिन अगर उसमें नाइट्रो लगा दिए जाए, ऑर्थो पे, पैरा पे, तो दो नाइट्रो हो तो बहुत शानदार है, तीनों तो बेस्ट ही है, ऑफ कोर्स बहुत शानदार रहता है। एक से भी रोते पीटते धीमे धीमे करके हो तो जाएगा रिएक्शन, बहुत धीमा भी नहीं होगा, इनफैक्ट हो जाएगा। स्क्वेरिक एसिड, ये तो अच्छा एसिड था, कार्बोक्सिलिक से भी अच्छा था, ये भी कर सकता है, यस ऑफ कोर्स ये कर सकता है ना। लेकिन फिनॉल खुद ये काम नहीं करेगा। मेन तो क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स में फिनॉल है, वन अल्काइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, क्या ये NaHCO3 से CO2 लिबरेट कर सकते हैं? जवाब है नहीं, इनमें इतना दम नहीं होता। किसमें? फिनॉल्स में। ये जो उनसे वीकर एसिड्स हैं, जैसे वन अल्काइंस हैं, अल्कोहल्स भी एसिडिक हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर ये CO2 लिबरेट कराने के दम नहीं रखते सोडियम बाइकार्बोनेट से। राइट, एक क्वेश्चन हो जैसी बात पे देखते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड and para-nitrophenol react with sodium bicarbonate separately. ठीक है, the gases produced are respectively सेम होगा, इसमें भी CO2 निकलेगी और इसमें भी CO2 निकलेगी। क्यों? इसमें सल्फर को देख के मोहित मत जाना, ये सिर्फ H+ देगा और कुछ नहीं करेगा, दोनों में CO2 ही निकलनी है। ठीक, तो CO2 and CO2, that's it, D is the answer। खाली कंफ्यूजन पैदा करने के लिए फालतू बातें लिखी हुई थी। ऐसे NO2, SO2, CO कभी नहीं निकलती इन कंपाउंड से, सोचना भी मत इस डायरेक्शन में। राइट, ठीक है। कभी भी कोई रिएक्शन होता है, कभी भी अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है,
तो आप देखते हैं कि एक जो बड़ा ऑर्गेनिक रिएक्टेंट है उसको हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो लंबा चौड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस पर रिएक्शन हो रहा है, और अगर उस सबस्ट्रेट में अपने आप तो कुछ होता नहीं, तो उस सबस्ट्रेट के साथ कोई जाकर रिएक्ट करता है, उस सबस्ट्रेट के साथ जो जाकर रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कि ये अटैकिंग स्पीशीज है। क्या है? ये अटैकिंग स्पीशीज है। ये जितने भी मैकेनिज्म्स की थ्योरी है ना ऑर्गेनिक की, ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इवॉल्व हुई थी। आप वैसे तो अप्रोचिंग स्पीशीज भी बोल सकते थे, नेगोशिएटिंग स्पीशीज भी बोल सकते थे, है ना, या कंबाइनिंग स्पीशीज बोल सकते थे, पर ये शांतिपूर्ण शब्द है। वॉर जनमानस के मस्तिष्क में, इवन वैज्ञानिकों के दिमाग में इतना हावी था कि उन्होंने नाम भी आक्रामक दिए हैं, अटैकिंग स्पीशीज, इस तरह के। दैट्स अ लेगेसी ऑफ वर्ल्ड वॉर्स ऑन साइंस एक्चुअली, है ना। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि सबस्ट्रेट क्या था, एक टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था, क्लोराइड निकल गया, है ना। तो हमने कहा अब ये सबस्ट्रेट था, अब इससे एक इंटरमीडिएट बन गया, इस तरह से, है ना। अब ये किसी से रिएक्ट करेगा, अब किससे रिएक्ट करेगा? अब ये जो रिएजेंट आ रहा है, कई बार लोग इसे अटैकिंग स्पीशीज ऐसा करके बोल देते हैं। अच्छा, वो तो आके जुड़ गया, अच्छी बात है। तो उससे अल्कोहल बन गया, हाँ बन जाना तो बहुत अच्छी बात है, खुशी भी हमें देखकर, है ना। लेकिन इन जनरल इस तरह से जो रिएजेंट्स आते हैं जिनको हम अटैकिंग स्पीशीज कहते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और फ्री रेडिकल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और फ्री रेडिकल्स। अच्छा, क्या क्या है? ये नाम नए नहीं है, आपने सुने हैं, एक बार फिर ढंग से देख लेते हैं क्योंकि ये काम आते हैं हमारे। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है और दूसरों के साथ बॉन्ड्स बनाती है। ठीक, ये कौन कौन है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ऐसे काम करती हैं। आपके पास है H प्लस, NO2 प्लस, अल्काइल कैटाइंस, NO प्लस, RCO प्लस, असाइल कैटाइंस, ये सब काम कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। कैटाइंस है ये, बाकायदा कैटाइंस और सम्मानित इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये। न्यूट्रल स्पीशीज भी ऐसी हो सकती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, या डेफिशिएंसी न भी हो तो मन में लालच हो। जैसे जैसे सबसे पॉपुलर तो है बोरॉन, BH3, BF3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ऑक्टेट पूरा होने पर भी लालच है मन में, जैसे SO2, SO3, PCl5, ये सारी स्पीशीज काम कर सकती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेने की शक्ति बढ़ती जाएगी। ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? कैटायंस या न्यूट्रल? ऑब्वियस सी बात है, अगर कैटायंस हैं, प्लस चार्ज हैं, तो माइनस को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल्स तो कैटायंस ही होते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। और न्यूक्लियोफाइल्स कौन है? उल्टे, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज को प्यार करने वाले, उसकी तरफ जाने वाले, जो लोन पर डोनेट कर दें, वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जितनी तेजी से लोन पे डोनेट कर दें, उतने बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो लुईस बेसिस हो गए। जी हाँ, ये लुईस बेसिस ही हो गए। H प्लस को जो लोन पे डोनेट करे, हम कहते हैं वो बेस है, लेकिन कार्बन को जो लोन पे डोनेट करे, हम कहते हैं वो न्यूक्लियोफाइल है। द टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ कार्बन एटम इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिसिटी, मोटे मोटे टर्म्स में अगर आप देखें, है ना। तो है तो लुईस बेस ही। तो किस तरह से वो नॉर्मल बेसिस से फर्क है? कार्बन को जितनी तेजी से लोन पर डोनेट कर सकते हैं, उतने ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, ऐसा बोलता जाता है। और ये टेंडेंसी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, मेरे साथ बोलिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी, 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 राइट देयर यार। ठीक है, कौन कौन है? लोन पेयर होना चाहिए उनके पास। जैसे जैसे CH3 माइनस एक बहुत ही शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है, या साइनाइड आयन भी बहुत शक्ति है, ऑल्दो उतनी ना हो भले ही, या फिर OH माइनस, हाँ ये भी। तो ये कैसे है? ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे जैसे PH3 या CH3S, CH3, ये सब कैसे हैं? ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है। तो न्यूक्लियोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज तो नहीं होते, क्योंकि प्लस आ गया तो दूसरों को देंगे नहीं इलेक्ट्रॉन। हाँ,
न्यूट्रल है तो दे सकते हैं, और माइनस आ गया तो क्या कहना, फिर तो दे ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए, राइट? ठीक। इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रल थे, न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रल थे। फ्री रेडिकल्स कैसे हैं? ये तो न्यूट्रल ही होते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये फ्री रेडिकल्स हैं। अच्छा, फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विद एन ऑड इलेक्ट्रॉन अराउंड एन एटम। कम से कम एक एटम ऐसा हो जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो हम कहते हैं भाई ये फ्री रेडिकल है। ऑर्गेनिक में कौन कौन से आते हैं? अल्काइल रेडिकल, RCOO, अल्काइल कार्बोक्सी रेडिकल्स। अच्छा, RO, अल्कोक्सी रेडिकल्स, हैलोजन रेडिकल्स, ये रेडिकल्स हैं। वैसे आपका मनोरंजन होगा कि NO2 जो गैस है वो भी एक रेडिकल ही है, NO जो गैस है वो भी एक रेडिकल है, पर ये इतने स्टेबल रेडिकल्स हैं कि ये पड़े रहते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, पर हैं ये रेडिकल, मत भूलना इस बात को, राइट? रेडिकल्स कार्बन पर तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, हैलोजन्स पर भी बड़े रिएक्टिव होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर थोड़े ठंडे हो जाते हैं, उनकी इतनी रिएक्टिविटी नहीं होती, ध्यान रखना, अच्छी बात। एक क्वेश्चन, amongst the following, X is the number of electrophiles, Y is the number of nucleophiles, report as XY. X into Y नहीं, XY, जैसे 1 3 ऐसे। देखते हैं CH3 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिख लेते हैं, एक आ गया। I माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल। अच्छा गेम है। तो अमोनिया कैसी है? लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, और ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल। दोनों 3 3 है दस तरह की। तो आंसर क्या आ गया? 3 3, 33 इज द आंसर। दैट्स इट। और क्यूट, अरे और भी है अभी तो 33 वापस लेते हैं हम, अभी तो और गिनना बाकी है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, 1 2 3, 1 2 3 तो हम गिन चुके, आगे गिनते हैं। Cl माइनस कैसा है? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है। अरे वाह, 5 5 हो गए। मेथनॉल लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है। असाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल, यस, और BH3 इलेक्ट्रोफाइल, यस। इलेक्ट्रोफाइल 7 हैं और न्यूक्लियोफाइल 5, तो आंसर क्या होगा? 75। आंसर है 75। इट इज नॉट 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट इज सिंपली 75। दैट्स इट। आसान था, बस चुनाव करना था। सॉल्वेंट्स की बात भी होती है, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, वो सब है। अंतिम एक्टिविटी जो आपको जाननी चाहिए वो है सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या है? जिसमें कुछ घोला जाए वो सॉल्वेंट है। जैसे पानी में लोग घोल देते हैं, CCl4 में, बेंजीन में, अल्कोहल में, तो ये सब सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं 2 तरह के होते हैं, या तो पोलर या नॉन पोलर। अच्छा, और नॉन पोलर मतलब जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो, हम वो कहेंगे नॉन पोलर। जैसे हेक्सेन है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, CCl4 है, ये बड़े प्यारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। अच्छा, और पोलर कौन से हैं? जिनका म्यू 0 ना हो, वो पोलर है। जैसे मेथनॉल, पानी, एसीटोन, इसमें डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, ऐसे है। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। पोलर के भी 2 हिस्से कर देते हैं लोग। अच्छा, कैसे? प्रोटिक या एप्रोटिक। प्रोटिक कैन डोनेट H+, जो H+ प्रोटॉन यानी H+ दे सके वो प्रोटिक, और जो H+ न दे सके वो एप्रोटिक। अच्छा, जैसे अगर हाइड्रोजन जुड़ी है NO, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की फैमिली या हैलोजन फैमिली से, किसी चौकोजन, चौकोजन मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, या हैलोजन FCl, Bri, या नाइट्रोजन, इनसे अगर जुड़ी हुई हो हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे वो है प्रोटिक सॉल्वेंट। एसिडिक हाइड्रोजन जो दे सके, कौन दे सकता है? अगर हैलोजन से हाइड्रोजन जुड़ी है, HF, HCl, HBr, HI, श्योरली प्रोटिक है। अगर ऑक्सीजन फैमिली से हाइड्रोजन जुड़ी है,
तब भी एसिडिक है, H+ दे सकता है, तब भी प्रोटिक है, जैसे ROH, RSH, RSEH, RTE आते नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। और कोई दुनिया में प्रोटिक नहीं हो सकता, नाइट्रोजन से जुड़े हुए भी प्रोटिक होगी हाइड्रोजन, जैसे NH3 अमोनिया प्रोटिक सॉल्वेंट है जी हाँ, या RCONH2 ये कैसा है, ये भी एक प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि N से जुड़ी हुई है हाइड्रोजन। ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा ब्रह्मांड में कोई प्रोटिक नहीं हो सकता, ब्रह्मांड पे मत जाए, लेकिन अधिकांश प्रोटिक इसमें आते हैं, एक आध रेयर बच जाता है जैसे HCN। अब इसमें कार्बन से जुड़ी है हाइड्रोजन, और HCN एक बढ़िया, अपने को पता है कि हाइड्रोसाइनिक एसिडिक एसिड है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी एक प्रोटिक पदार्थ है, ऑल्दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट नहीं होता। क्यों, तो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, तो कोई परवाह नहीं करता, जहरीली गैस है ये। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ठंडा कर दे, करे भी मैं तो -150 डिग्री पर ले आऊं, तो क्या प्रोटिक होगा? हाँ होगा। लेकिन काम की चीज यहाँ पे सारी हो गई है। N ऑक्सीजन फैमिली, N फैमिली नहीं बोला है, सिर्फ N बोला है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का पूरा खानदान, हाइड्रोजन के पूरे खानदान से यदि जुड़ी है हाइड्रोजन उस मॉलिक्यूल में एक भी, तो वो होगा प्रोटिक सॉल्वेंट। यदि नहीं है तो वो होगा एप्रोटिक सॉल्वेंट। दिस इज वेरी इजी। प्रोटिक के एग्जांपल मेथनॉल, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे के सारे क्या है, ये है प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। जैसे इसमें देखिए ये कैसे हैं, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, ईथर्स हैं, कीटोन्स हैं, नाइट्राइल्स हैं, ये कैसे हैं, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। और एक क्वेश्चन कर ले, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स निकालिए। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ये देखिए कि ऑक्सीजन फैमिली है, हाँ है, H जुड़ी है नहीं, तो एप्रोटिक है। एसिटोनाइट्राइल क्या होता है, ये है। अच्छा, और इसमें क्या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी है? नहीं, तो ये एप्रोटिक है। हाँ, एसिडिक एसिड, क्या इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली या हैलोजन फैमिली से हाइड्रोजन जुड़ी है? हाँ है, तो ये प्रोटिक है, ये प्रोटिक है, ये प्रोटिक नहीं है। एसीटोन, क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ी है? नहीं, तो प्रोटिक है? नहीं, ये प्रोटिक है। DMSO, ये क्या है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये है DMSO, बड़ा मशहूर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्यों? सल्फर या ऑक्सीजन से कहीं हाइड्रोजन जुड़ी है ना, तो ये एप्रोटिक है। तो 1 2 3 4 इनमें से तो 4 हैं ऐसे जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। खाली डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए ये प्यारा सा एग्जांपल लिया था। अब अगर आपने वो नहीं करे थे अपने आप, मुझे सुन रहे थे, तो अब ये अपने आप करिए और बताइए। पिछले पेज पर तो 4 थे, यहाँ कितने हैं देखिए। फॉर्मामाइड, ये क्या है, HCON, जो क्राइटेरिया क्या है, N ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली से क्या जुड़ी है हाइड्रोजन? हाँ है, तो प्रोटिक है, प्रोटिक है, ए प्रोटिक नहीं है। DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड नाम है इसका, बहुत मशहूर है ये भी। क्या N से हाइड्रोजन जुड़ी है? नारे मिथाइल जुड़े हैं, हाइड्रोजन तो है और कार्बन से जुड़ी है। ऑक्सीजन से है क्या? ना। क्या N या O से H जुड़ी है? नहीं, तो क्या ए प्रोटिक है? है। साइक्लोहेक्सेन में तो कोई हेटेरोएटम ही नहीं है, तो ये तो ए प्रोटिक, ए प्रोटिक नहीं। एक्चुअली ये ए प्रोटिक तो है, ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर ए प्रोटिक है, और हमसे सिर्फ ए प्रोटिक पूछा गया था। तो क्या साइक्लोहेक्सेन ए प्रोटिक है? जी हाँ, वो ए प्रोटिक है बिल्कुल। और अमोनिया, अमोनिया तो प्रोटिक सॉल्वेंट अभी बताया था, तो वो नहीं होगा। 2 और जुड़ गए, कितने हो गए? 6। तो टोटल एप्रोटिक सॉल्वेंट से 6। साइक्लोहेक्सेन को देखे कंफ्यूज मत हो जाना, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी। ये नॉन पोलर एप्रोटिक है, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है देखना है आपको।
नाइट्रो लगा रखा है, OH लगा रखा है, मिथाइल लगा रखा है, ओ माय गॉड, और COH। वेल ये बड़ा मजेदार है कई कारणों से। क्यों? एक तो ऑर्थो इफेक्ट, ऑफ कोर्स। ऑर्थो इफेक्ट में नाइट्रो कैसा है? शक्तिशाली, -I -M ग्रुप। ये -I और +M है, और ये +H और +I है, मीजोमरिक है ही नहीं, और बेंजोइक एसिड तो है जैसा है। सबसे अच्छा कौन है इसमें? नाइट्रो ऑफ कोर्स। उसके बाद -I तो है कम से कम। प्लीज नोट, ऑर्थो पर SIR इफेक्ट वगैरह सब लगाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी मजा लेगा और उससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। सैलिसिलिक एसिड कहते हैं लोग इसे। अच्छा, और मिथाइल सिर्फ SIR का इफेक्ट लगा रहा है, बाकी तो ये +I है, +H है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने का ही काम कर रहा था, तो थोड़ा बहुत टुमके लगाकर टक्का टप मार मार कर COH घुमा देगा, उससे बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। इन जनरल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये बढ़ा ही देंगे। दिस इज द ऑर्डर। दो कंपाउंड से रखे, एक बार OH और एक में OCH3। ये बहुत प्यारा है। अब ये बताएं कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आता है? आसान है, अगर ध्यान से आप देखें इसे, COOH और OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर H+ दे देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी या बुरी? और बढ़ जाएगी। यहां तो डेल्टा माइनस था, यहां तो -½ चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर, बहुत प्यारी H बॉन्डिंग करेगा। H बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रही है सैलिसिलिक एसिड के केस में, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? कोई ऐसी थोड़ी बहुत H बॉन्डिंग हो रही थी, यहां पर H+ गया तो उल्टे वो बची कुछ H बॉन्डिंग भी उजड़ गई, क्योंकि हाइड्रोजन बची नहीं H बॉन्डिंग की, तो घटा देगा ये एसिडिक स्ट्रेंथ। जी हाँ, तो आप क्या कहेंगे? ये बेटर है। सैलिसिलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है ऑर्थोमेथॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से, ऐसा हो। एक और देखेंगे, बिल्कुल COOH लगा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पर है। अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो, मेटा और पैरा पर OH ग्रुप लगाएंगे, OH कैसा है? -I है, +M है, और यहां पर तो ऑर्थो इफेक्ट भी है, तो ये तो अच्छा ही हो जाएगा। यहां पर -I तो है पर +M नहीं है। क्यों? मेटा पे है, तो मेटा वाला भी अनसब्स्टिट्यूटेड के मुकाबले तो ज्यादा होगा। क्या क्या कितने क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलता हूँ, OH ग्रुप -I है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, +M है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो यहां पर -I और +M जब दोनों काम करेंगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देगा, घटा देगा। पर मेटा, ये है पैरा पोजीशन पर मेटा पोजीशन पर -I है जैसा है, पर +M तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेटा पर है, तो ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा बिल्कुल। ऑर्थो पे तो ऑर्थो इफेक्ट है, सबसे ज्यादा बढ़ा ही देगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह का मजा भी है, सबसे मस्त है ऑर्थो। तो ये ऑर्डर है इनकी स्ट्रेंथ का। दो बड़े प्यारे से मॉलिक्यूल है, पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है? क्या है ये? अगर गौर फरमाएं, इतना तो सेमीफिनॉल है, एक में साइनाइड लगा है, एक में NO2 है। अब यहां पर एक मजे की बात देखिए, NO2 एक चपटा चपाट मॉलिक्यूल है, और वो मिथाइल से टकराएगा और घूम जाएगा। साइनाइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये sp था, ये sp2 है। तो यहां SIR इफेक्ट लगेगा, मतलब NO2 को ये मिथाइल ग्रुप टक्कर मार मार के घुमा देंगे, दिमाग घुमा देंगे। तो इतने अच्छे से, दिस इज ओनली -I, पुअर -M ड्यू टू SIR। SIR इफेक्ट जो लगेगा, उससे इसका -M की शक्ति बहुत घट जाएगी। अच्छा, और साइनाइड तो पतला सा था, निकल गया बीच से। मिथाइल उसको घुमाएंगे भी कहां? एक लाइन को कैसे घुमाओगे? ऐसे ऐसे घूमेगी तो भी लाइन तो वैसी रहेगी। तो -I बरकरार है, -M भी पूरे टशन के साथ बरकरार है, तो क्या होगा? शानदार हो जाएगा। दिस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। -M भी लग रहा है, विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है, ज्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। राइट, ठीक है। एंड फाइनली आज के लिए, व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ X, Y एंड Z? ओके, यही का क्वेश्चन है पूरा ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अमीनो एसिड्स का। जी हाँ, एसिडिटी ऑर्डर पूछा XYZ, बिल्कुल, क्या बताएंगे? आइए देखते हैं। पहली बात तो
आपके पास है अमोनियम आयंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। ज्यादा अच्छा एसिड कौन है इनमें? बेस्ट एसिड अगर आप देखेंगे तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। क्यों? RNH3+ को अगर आप देखेंगे तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ या इनका जो पीक इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ थी किसके बराबर? ये लगभग लगभग फिनॉल के बराबर है। कैसे? ये ध्यान कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और फिनॉल्स लेस है किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से काफी लेस है, समझ लो। अच्छा, तो सबसे मस्त तो है एक्स, सबसे मस्त तो है एक्स, ये तो बाहर हो गए। अच्छा, अब अगर y और z को देखना है तो क्या करेंगे? z तो बिल्कुल बाहर है, कोई लेना देना नहीं, किसी से लेना एक ना देना दो, है ना। और यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास है COOH और यहां है NHHH+। हाँ जी, अब इसमें दो संभावनाएं हैं। कौन सी? अगर आप इसी मॉलिक्यूल से H+ निकलवा दें, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, ये होता है कि भाई हमने पहले H+ निकाला, कहां से निकला? यहां से निकल गया, ठीक है। अब हम दूसरा H+ निकाल रहे हैं। प्लीज नोट, जब पहला H+ निकला है यहां से, तो अब इनके बीच में बहुत अच्छी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टैब्लिश हो जाएगी, तो ये COOH तो बहुत मजे से अपना H+ दे देगा। अच्छा, अब अगर दूसरा H+ निकलवाना है, अब अगर दूसरा H+ निकलवाना है, प्लीज नोट, ये वाला H निकालेंगे तो अब क्योंकि पहले से बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अब इसमें से H+ निकालेंगे तो पीड़ा बहुत ज्यादा होगी, तो फिर लोग कहते हैं दुम से H+ निकाल लो। अच्छा, तो यहां से निकल जाएगा। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, ये H+ लगा रहने दो और फिर दूसरा निकालो, इसमें गड़बड़ है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, दोबारा बोलता हूं एक बार। एक केस, हमने पहला H+ निकाला, ये निकल गया, अब दूसरा निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, अब ये वाला निकलेगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा X, X के बाद Z और Z के बाद Y। क्यों? पहला X निकलेगा, Y वाला H बॉन्डिंग में मस्त हो जाएगा, तो Z को पहले निकलना पड़ेगा और अंत में नंबर आएगा किसका? Y का, अगर एक के बाद एक निकाल रहे हैं तो। अच्छा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कैसे? कि भाई सबसे पहले एक ही H+ निकालना है, तो मैक्सिमम टेंडेंसी किसकी है? X की। मान लो X न निकला, मान लो X वहीं पड़ा रहा और ये COOH बना रहा, अब X को हटा दो, इसको नहीं गिनते हैं। Y और Z में अगर कंपेयर करेंगे तो अब किस H+ के निकलने की टेंडेंसी ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है फिर Y की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही Y निकलेगा यहां लोन पर आ जाएगा और ये H बॉन्डिंग करने लग जाएंगे। प्लीज नोट, X के रहते Y निकलेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी कल्पना कर ली जाए कि X को मत निकालिए, उसको हटा दिया हमने, Y और Z में सिर्फ X के लगे लगे कंपैरिजन कीजिए, तो फिर Y की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी Z से। और फिर कोई कह दे कि नहीं X ज्यादा है, तो वो तो कुछ आंसर्स हमने देखे हैं कि इस तरह से दिए होते हैं कि X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z, नॉट अ वेरी गुड आइडिया। अगर एक एक करके H+ निकालेंगे तो पहले X निकलेगा, फिर Z निकलेगा, फिर Y निकलेगा और B इज द आंसर। मैंने आपको दोनों ऑप्शन, क्योंकि कई बार इसकी चर्चा इसके तौर पर भी होती है, ए के तौर पर, नॉट अ वेरी गुड वन। इसके ऑथेंटिक आंसर जेई ने 2009 से अपने आंसर देने शुरू करें, उसके पहले के आंसर्स तो हम लोग अपने हिसाब से देते हैं, राइट। तो ये सही ऑर्डर है H+ के निकलने की सीक्वेंस का। पहला H+ कौन सा गया? X, उसके निकलने के बाद दूसरा H+ कौन सा गया? Z, उसके निकलने के बाद तीसरा कौन सा गया? Y। ऐसे देखा जाएगा। आई रिपीट, यदि कॉन्सेप्ट दूसरा लगा दें, कौन सा? कि जो कि लगता नहीं है कायदे में, कि X सबसे एसिडिक है, ठीक है, उसको लगाए लगाए उसकी उपस्थिति में ही पहला H+ X के बजाय कौन सा निकलेगा? Y या Z में से एक चॉइस करने, तो फिर Y निकल जाएगा। क्यों? फिर उसमें लॉजिक उल्टा लग जाएगा H बॉन्डिंग वाला, इसलिए। पर ऐसा कभी होता नहीं है, इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। पर मैंने जिससे आंसर दिया है X, कौन सा X और Z और Y, ये वाला, इसमें आप देखेंगे
कि पहला x प्लस ये निकला, फिर दूसरा ये और फिर तीसरा ये, ऐसी। राइट? चलिए, हमने एक बहुत ही लंबी और भव्य चर्चा करी है किसकी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हमने तमाम सारे कॉन्सेप्ट देखे, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 बहुत लंबा चैप्टर है। हम यहां तक आ गए हैं जब हमने बिल्कुल सब कुछ देख लिया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको चाहिए। अब इसी के साथ इस चैप्टर की कथा यहां होती है समाप्त। अगली बार क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन।